नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की खबर के साथ ही, क्योंकि चाहे राजधानी दिल्ली हो या कई दूसरे राज्य हों, वहाँ पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में तो आज रात से नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो चुका है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसके देखते हुए कई कदम उठाए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ ना हो, उसके लिए पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मुंबई का सेल्फी पॉइंट है। आमतौर पर हम भी यहीं से लिंक्स करते हैं, आपके सामने खबरें लाते हैं, लेकिन भीड़ ना हो इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। और सोमवार है आज, और सोमवार को जिस तरह से भीड़ मुंबई की इन सड़कों पर नज़र आती है, उस तरह की भीड़ आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगी। मुंबई में कोरोना के केस ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन कल की तुलना अगर करें तो कल के मुकाबले में आज मामले थोड़े कम आए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटों में 809 नए केस दर्ज हुए और 3 मौतें हुई। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में आज 26 नए ओमिक्रॉन केस सामने आए हैं, जिनमें से 11 ओमिक्रॉन मामले मुंबई के हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 331 मामले सामने आए हैं। 6 जून के बाद एक दिन में ये सबसे ज़्यादा मामले हैं और लगातार दूसरे दिन पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ऊपर है। तो वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ पर संक्रमित छात्रों की संख्या 70 हो गई है। स्कूल को पहले ही सील करके कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। अब भी 53 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। कोरोना संक्रमित सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोरोना टीके के नए गाइडलाइंस की जानकारियाँ एनडीटीवी को मिली हैं। उसके मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चों के लिए सिर्फ कोवैक्सीन टीके का ही विकल्प होगा। अभी बच्चों के लिए सिर्फ कोवैक्सीन को ही मंजूरी मिली है। 2007 या उससे पहले पैदा हुए बच्चे टीका लेने योग्य होंगे। ऑनलाइन या टीका केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से तीसरी डोज मिलेगी। दूसरी डोज से 39 हफ्ते या 9 महीने का अंतर ज़रूरी है। बुजुर्गों के लिए भी दूसरी और तीसरी डोज में 39 हफ्तों का गैप होगा। मौजूदा कोविन अकाउंट से ही तीसरी डोज लगेगी। अब बात करते हैं तीसरे टीके की, जिसे प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है। ये तीसरा टीका पहले लगे पुराने 2 टीकों वाला ही डोज होगा। इसे लेकर जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी होंगे। परिमल कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। अब ये साफ हो रहा है कि एहतियातन या बूस्टर के तौर पर वही वैक्सीन लगेगी जिसके पहले 2 डोज लिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दूसरी डोज के बाद 9 से 12 महीनों के अंतराल पर तीसरी डोज में प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरे टीके में मिक्सिंग डोज की बात नहीं है। नई नीति को अमली जामा पहनाने को लेकर सोमवार को विशेषज्ञों की बैठक हुई। जिनको वैक्सीन लग चुकी है, जनवरी में हमने शुरू किया और आज हम दिसंबर तक पहुंच गए हैं करके। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको 2 डोजेस पूरा होने में 9 महीने पूरे हुए। हमारा लगभग जब तक हम शुरू करेंगे अभियान 10 जनवरी से तो हमारे 12 महीने हो जाएंगे, ठीक है ना। परंतु तो कुछ लोग ऐसे भी आएंगे हमारे पास में जिनको 9 महीने का अंतराल भी होगा, तो हम उन सबको कवर करेंगे। अभी बेसिकली हम यही जो तथ्य है गवर्नमेंट का कि बेसिकली सेमी वैक्सीन लगनी चाहिए, यानी कि कोविशील्ड वालों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन वालों को कोवैक्सीन। कोविन प्लेटफॉर्म पर 15 से 18 साल के किशोरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इन किशोरों की तादाद करीब 8 करोड़ है। पेरेंट्स के रजिस्टर्स पर मोबाइल पर तो मुमकिन होगा ही, रजिस्ट्रेशन कराने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब वहां वैक्सीनेशन करवाने जाएंगे तो उनको अपना कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जो ये सिद्ध करेगा कि बच्चे जो है 2007 और 2005 के बीच में पैदा हुआ बच्चा है कोई, वो बात होगी। और उसके साथ साथ उसको अब मान लीजिए आधार अगर है उसके पास तो आधार दिखा दे, आधार नहीं है तो स्कूल का सर्टिफिकेट अगर है, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखा दे। तो इस तरह से, क्योंकि उसके पास वोटर आईडी कार्ड तो होगा नहीं, तो इस तरह से हम लोगों ने सुविधा ये प्रदान की है बच्चों के लिए कि वो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड भी दिखा सके। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी एनटागी के मुताबिक 18 साल से कम के जिन लोगों की मौत हुई है उनमें ज्यादातर 15 से 18 के बीच के हैं। Our evidence within the country also says that almost 2/3 of the deaths
which have occurred due to COVID in India are within this age group. So this has been a very important reason that the adolescents need to be protected. मांग पुरानी थी और फैसला नया, लिहाजा इस फैसले को जमीन पर अमल में लाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है ताकि कोरोना की तीसरी लहर के आगामी खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने 35 में से 14 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 12 सीटों पर कामयाबी मिली है। 8 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं और 1 सीट अकाली दल को मिली है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा को हराया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे वार्डवासियों ने, मेरे परिवार ने और गुरु साहब ने आज जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, आज जो मेरे ऊपर अपने भारी बहुमत से जिताया है, उनकी जो उम्मीदें हैं मैं उन पर खरा उतरूंगा और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताएं कि एक कहानी बड़ा चल रही है, इसमें क्या सच्चाई है कि आप सेक्टर 22 चंडीगढ़ में आप एक ढाबा चलाते हैं और शायद मेयर ने आपके ढाबे पे कोई एक्शन लिया और आज आपने उसी मेयर को हरा दिया, ये क्या कहानी है? कहानी ऐसे है कि ढाबे से मेरा लंगर जाता था किसानी आंदोलन में मटका चौक पे, तो मेयर साहब को पता लग गया था कि जितने भी किसान समर्थन चंडीगढ़ के चौकों पे या लाइट पॉइंट पे खड़ते हैं उनको या पानी की सेवा या लंगर की सेवा इस ढाबे से जाती है। और जब 48 मोटर मार्केट में बीजेपी के मेयर के ऊपर हमला हुआ, पथराव हुआ, वो किसानों द्वारा नहीं किया गया था। उसमें मेरा नाम लगा करके बोला गया कि ये किसानों नहीं करा, ये गुंडों ने करा है, जो 22 सेक्टर के गुंडे उन्होंने करा है। जिवें उन्हें मेरे अपनी कुर्सी का दुरुपयोग किया, कमांड च मेरे ढाबे के चलान करवाए, अज वाहिगुरू की कृपा हुई है, अज वो कुर्सी ही नहीं रही। ये बताएं आखिरी सवाल कि क्या इस चुनाव का कुछ असर पंजाब पे भी होगा पार्टी के लिए? डेफिनेटली जी, अज क्योंकि हुण पुराना टाइम नहीं रहा भी बीजेपी कांग्रेस नहीं, अकाली नहीं बीजेपी, उदों जनता कोल विकल्प ही नहीं होंदा सी कोई। हुण अज जनता कोल आम आदमी पार्टी एक विकल्प है, एटलीस्ट एक मौका तो बनता भी है साडा, सो जनता देगी और पंजाब च असर पेगा। धन कुबेर इत्र कारोबारी पीयूष जैन को आज जीएसटी की टीम ने कानपुर की जिला अदालत में पेश किया। छापेमारी में अब तक पीयूष जैन के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं, तो वहीं कई संपत्तियों के दस्तावेज भी उनके पास से मिले हैं। जीएसटी के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी छापेमारी है। मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। जीएसटी के इतिहास की सबसे बड़ी रेड अभी जारी है। 24 दिसंबर से रुपयों की गिनती भी चल रही है और अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद हो चुकी है। इसमें से 177 करोड़ रुपए कानपुर से, जबकि 17 करोड़ रुपए कन्नौज के घर से मिले हैं। कन्नौज के घर से 23 किलो सोना मिला है, 600 लीटर चंदन का तेल भी मिला है, जो ड्रम के अंदर तह खाने में छिपाकर रखा गया था। इसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। कन्नौज में जीएसटी के अधिकारियों को पीयूष जैन के घर के हर कोने से पैसा और सोना मिला। दीवार से लेकर फर्श तक, यहाँ तक कि अलमारियों और तिजोरियों के ताले काटने के लिए गैस कटर का प्रयोग करना पड़ा और बोरों में भरे पैसे गिनने के लिए कई मशीनें लाई गईं और बैंक के अधिकारी घंटों तक ये पैसा गिनते रहे। जीएसटी के अधिकारियों ने पीयूष जैन को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो पीयूष जैन ने जीएसटी के अधिकारियों को बताया कि उसने सोना बेचकर ये कैश इकट्ठा किया है। हालांकि सोना कहां बेचा, इसका जवाब पीयूष जैन नहीं दे पाए। जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन कन्नौज में बेहद साधारण तरीके से रहते हैं और स्कूटर से घूमते हैं। उनके पिता एक केमिस्ट हैं। पिता से ही उन्होंने इत्र बनाने का काम सीखा। पिछले 15 सालों में उन्होंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। कन्नौज में उनके पिता और स्टाफ रहता है, जबकि कानपुर में पीयूष अपने भाई अमरीश के साथ रहते हैं। दोनों भाइयों के 6 बच्चे हैं जो कानपुर में पढ़ते हैं।
जीएसटी ने 22 दिसंबर को सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ छापेमारी शुरू की, जहां पता चला कि बिना जीएसटी दिए सामान भेजा जा रहा है। कई फर्जी फर्मों के नाम से इनवॉइस मिले। उसके बाद ही एक गुटखा किंग और पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी शुरू हुई। ईडी के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी रेड है, जो पिछले 5 दिन से चल रही है और अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हो चुके हैं। साथ में 23 किलो सोना बरामद हुआ है। चूंकि ये सोना विदेश का है, इसीलिए इस मामले में DRI भी जांच में शामिल होगी। साथ में ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच कर सकती है। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कन्नौज से इजराइल के साथ दिल्ली से मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र में एक बार फिर से राज्य सरकार और राज्यपाल आमने सामने नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जहां शीतकालीन सत्र में विधानसभा स्पीकर का चयन करना चाहती हैं, तो वहीं राज्यपाल ने अब तक इसकी मंजूरी नहीं दी है। ये रिपोर्ट देखिए। आज भी आपल्याला महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की शीतकालीन सत्र में विधानसभा स्पीकर के चयन की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। रविवार को महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर स्पीकर चुनाव की अनुमति देने की मांग की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह से बीजेपी राज्यपाल महोदय के आड़ में जो राजकारण कर रही है, ये लोकशाही के लिए घातक है। और हमें राज्यपाल महोदय से विनती है कि आप जो प्रोसीजर है तुरंत उसको एक्टिव की जाए, और रही वो अगर नहीं देते तो एडवोकेट जनरल को बुला के आज पूरी उनसे भी कानून बात पूरी हुई है। राज्यपाल ने सोमवार शाम तक राज्य सरकार को चुनाव की अनुमति नहीं दी। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल का कहना है कि नियमों में हुए बदलाव की वजह से वो जानकारों की राय ले रहे हैं। आमतौर पर स्पीकर चुनाव से 10 दिन पहले विधायकों को सूचित करना पड़ता है। इस बार 1 दिन पहले ये किया गया। इससे पहले कांग्रेस नेता नाना पटोले स्पीकर थे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तब से ये पद खाली है। नियमों में बदलाव जो है वो संसद में दिल्ली के भी इस तरह का वोटिंग होता है, विधान परिषद में भी इस तरह का वोटिंग होता है। खाली विधानसभा में जो नियम था उसको नियम के आधार पर बदला गया। बीजेपी का कहना है कि सरकार खुद नियमों का पालन नहीं कर रही है और दोष बीजेपी पर डाल रही है। ये स्वयं कानून तोड़ रहे हैं, वो खुद स्वीकार नहीं कर रहे कि हमने कानून तोड़ा है, हमने प्रथा परंपरा तोड़ी है। जाकर के विधानसभा जो नियमावली है, नियम की पुस्तिका है, वे जाकर के पढ़े। उसमें इन 3 दलों ने डर के कारण कानून तोड़ा है। जब तुम कानून तोड़ते हो तो तुम्हें कैसी अनुमति मिल सकती है? महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के समय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि आप जल्द से जल्द स्पीकर पद पर चुनाव करवाएं। तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वापस एक पत्र लिखा था राज्यपाल को, जिसमें उन्होंने कहा था कि उचित समय पर वो इसका चुनाव करवाएंगे। अब जब ये सरकार और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि स्पीकर पद के लिए चुनाव हो, तब राज्यपाल इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को आए 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब भी ये सरकार और राज्यपाल आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।